Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. My name is Irfa Sabir. Today I am here to host this webinar. Hope you all will learn a lot from this online webinar. As we all know that this webinar is arranged by NutriClinic Society and question answer sessions would be taken at the end. It is a non-profit organization working for the welfare of mankind. The purpose of this society is to improve health status of economically backward people by providing them different healthcare facilities. So today's webinar is on topic immunity booster foods. The guest speaker of our today's webinar is respected Dr. Zubala Sir. She is Assistant Professor at the Department of Food Science and Technology from University of Karachi. She is Certified Nutrition Specialist, US licensed from IAEA. और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया. Today, basically, the topic of our webinar is immune booster food. इसके हवाले से हम सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इम्यूनिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इम्यूनिटी हम कहते किसे हैं और इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है. जैसा कि हम सबको भी पता है कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो डिजीज से होता है. हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मौजूद ही होता है और उस डिफेंस सिस्टम को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आज का जो वेबिनार है वो इसी हवाले से है. डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो फौरन एक्टिवेट हो जाता है उस फॉरेन बॉडी के खिलाफ और अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि उस फॉरेन बॉडी को किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होने से रोक सके. लेकिन अगर हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो है वो वीक होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरियाज जो हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये इस फॉरेन बॉडी के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की वीकनेस की निशानी है. और हमारा इम्यून सिस्टम ये शो कर रहा है कि हम इस जो फॉरेन बॉडी है इसके खिलाफ हम काम नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो वहाँ पर वो फॉरेन बॉडी हमारे ऊपर अटैक करती है और जिसकी वजह से जो सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं वो बताते हैं कि हमें कोई ना कोई वक्ती तौर पे कोई ना कोई बीमारी होती है. तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है. और उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बेसिकली कौन करता है? उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जो हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये जितने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपस में मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं. यही तमाम चीज़ें जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रही हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के अंदर कमी और बेशी की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. इम्यून सिस्टम कभी रातों रात आप उसको स्ट्रांग नहीं कर सकते, आप उसको बना नहीं सकते. ये साल में जाके इम्यून सिस्टम डेवलप होता है. उसके लिए बहुत अर्ली एज से जो है वो ईटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो ठीक होनी चाहिए. अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनकी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें, और अगर आप एडल्ट हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपनी ईटिंग पैटर्न को ठीक कर सकें. ईटिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए जो है वो हमें ध्यान देना पड़ता है इस बात पे कि जो कोई भी फूड हम ले रहे हैं
उसकी क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं, उसका टाइम क्या है, किस वक्त में हम ले रहे हैं। तो ये देखना पड़ता है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ, किस फूड कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो आप उसको ले रहे हैं। तो ये 3 चीजें जो है वो मैटर करती हैं, और यही 3 चीजें हैं जो आप इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रही हैं। हमने हमेशा जो है वो ये चीज पढ़ते आ रहे हैं हम न्यूट्रिशन के अंदर, कि अपने फूड को या अपने ग़िज़ा को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो अपनी ग़िज़ा को हम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं? हम अपने ग़िज़ा को बैलेंस करते हैं फूड पिरामिड के थ्रू। फूड पिरामिड बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमें कौन सा फूड जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर लेना है, ठीक है, और हमें कितनी मिकदार में, मतलब यानी कि लेना है, और हमें किसके साथ उसको कंबाइन करना है, ठीक है। फूड पिरामिड के अंदर जो बेसिकली ग्रुप डिफाइंड होते हैं, वो ग्रुप जो है उसके अंदर हमारे पास डेयरी का ग्रुप आता है, उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी सीरियल्स का ग्रुप आता है, उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स का ग्रुप आता है, उसके अंदर हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ग्रुप आता है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो फैट का एक ग्रुप आता है, पोर्शन आता है, ठीक है, जो कि टॉप पे होता है। उसको देखते हुए हम ये डिजाइन करते हैं कि हमारी पूरी डे के अंदर फूड की कंजम्पशन क्या होनी चाहिए। फूड पिरामिड को इम्यून सिस्टम के साथ जोड़ने का मकसद क्या है? इम्यून सिस्टम के साथ हम फूड पिरामिड को इसलिए जोड़ रहे हैं कि फूड पिरामिड अगर हम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेहतर तरीके से अपनी डाइट में ले रहे हैं। और जब हम तमाम न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से अपनी डाइट में ले रहे हैं तो फिर इम्यून सिस्टम के वीक होने का कोई डाइटरी रीजन तो नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई हो जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा हो। लेकिन इम्यून सिस्टम का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी डाइटरी हैबिट से है, और वो डाइटरी हैबिट्स आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? वो डाइटरी हैबिट आप बेहतर कर सकते हैं जो है वो फूड पिरामिड को फॉलो करके। अच्छा जी, अब हमने फूड पिरामिड जो है, अच्छा जी, अब मैं आपको बता ही रही थी कि फूड पिरामिड जो है वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट हो गया बहुत पुराना। अब हमारे पास फूड पिरामिड के बाद जो दूसरी चीज आई है वो है माय पिरामिड, ठीक है। और माय पिरामिड के अंदर बेसिकली हर इंडिविजुअल के हिसाब से फूड ग्रुप को डिफाइन किया गया। जो बेसिक्स हैं वो तो फूड पिरामिड की ही बेसिक्स हैं। अब फूड पिरामिड में बेसिकली क्या है कि आपने कार्ब्स, आपको पता है कि कार्ब्स जो है वो बेसिकली सोल एनर्जी प्रोवाइडर होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंट है? कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और जितनी एनर्जी हमें अपनी बॉडी के अंदर चाहिए होती है हमारे ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और इसके अलावा हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसके लिए, तमाम रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी हमें, हमारा मेन एनर्जी प्रोवाइडर इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि वो तमाम स्टार्ची फूड जो कि जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है वो तमाम कार्बोहाइड्रेट की ही क्लास में आते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका पोटैटो है, फॉर इंस्टेंस आपका स्वीट पोटैटो है,
आपके सीरियल्स हैं, आपका जितने भी सीरियल से बनी हुई चीजें हैं, ब्रेड है, पास्ता है, बेकरी आइटम्स हैं ये, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि ये हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले कौन सा रहे हैं और आप कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में ले रहे हैं। कहने को तो ये तमाम ब्रेड, पास्ता, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में ही आता है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अगर ये कहूं कि एक रोटी भी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, और अगर मैं आपके सामने बन रखूं, खाली बन, तो वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, लेकिन बेहतरीन सिलेक्शन कौन सा है, रोटी या बन? ऑब्वियसली आप लोगों को अंदाजा होगा ही कि बेहतरीन सिलेक्शन क्या है। यस, बेहतरीन सिलेक्शन क्या है? रोटी। क्यों? इसलिए क्योंकि रोटी के अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है। लेकिन अगर हम रोटी के अंदर भी क्लासिफाई कर रहे हैं तो रोटी के अंदर आप रोटी बनाते हैं सफेद आटे से, आप रोटी बनाते हैं चक्की के आटे से। चक्की के आटे का मतलब क्या होता है? चक्की के आटे का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उसका हस्क जो है वो शामिल है, और जब हस्क शामिल है तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसके अंदर मौजूद हैं, और जब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मौजूद हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बहुत तेजी से इनहेंस नहीं हो रही। तो फाइबर कंटेंट जो है वो अगर आपके फूड में ज्यादा है तो वो आपका एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। तो हमें सीरियल्स के अंदर ये देखना है कि आपका गुड सोर्स कौन सा है। बिल्कुल इस तरीके से हम मीट की तरफ जाते हैं। गोश्त बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। कंप्लीट प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलती है? मीट से मिलती है, कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अगर हम चिकनाई वाला गोश्त लेंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से हमारे के अंदर फैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हमें लीन मीट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कर सके। अच्छा, किसी ने मुझसे सवाल यहाँ लिखा है कि मार्केट फ्लावर ज़्यादा बेस्ट है या फिर चक्की वाला? ऑब्वियसली चक्की वाला, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होता। जहाँ कहीं भी रिफाइनिंग की बात आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर से उसका फाइबर कंटेंट मैक्सिमम निकाल चुके हैं, और जब आप मैक्सिमम फाइबर कंटेंट निकाल देते हैं तो वो जो है फाइबर के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो जिसको हम उस कॉन्सेप्ट को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जो चीज़ें आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बहुत तेजी से इंक्रीज करें उसको हम ये कहते हैं कि उन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। हम डेयरी प्रोडक्ट्स की जब कभी भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें जो है वो अंडा लेना चाहिए, हमें दूध लेना चाहिए, तमाम चीज़ें होती हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि बेशक दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अंडा भी बहुत ज़रूरी है कि वो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये भी सारी अब बातें जो हैं वो रिसर्च के थ्रू क्लियर हो चुकी हैं, नई रिसर्चेज आती रहती हैं कि अंडा जो है वो ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करता, बल्कि अंडे की जर्दी जो है उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अंडे की जर्दी जो है वो आप खा सकते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात कि आपकी एज, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एक्टिविटी लेवल, इन तमाम चीज़ों को देख के ही आप अपना जो है वो डाइटरी हैबिट्स जो है वो सेट करते हैं। तो मैं आपको दूध की बात बता रही थी कि दूध के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि दूध से बेहतर सोर्स हमारे पास क्या है? दूध से बेहतर सोर्स हमारे पास क्या होती है? दूध से बेहतर सोर्स कि हम दूध के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल चीज़ें भी हमारे पास हमारे जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं। मुझे चैट में बताइए कि दूध के अलावा हम क्या बेहतर सोर्स समझते हैं जो हम दूध के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
गुड। योगर्ट जो है बेसिकली वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, और फर्मेंटेड प्रोडक्ट बेसिकली हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया जो है वो उसका कल्चर हम दूध के अंदर डालते हैं और उसके बाद वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और कडलिंग हो जाती है मिल्क की, यानी उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज की मौजूदगी होना उसको प्रोबायोटिक बनाता है। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोबायोटिक कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक के बाद प्रोबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं, इस वजह से कि एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी की वजह से आपके गुड बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप मजीद बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जब आप मजीद बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है। आपने एंटीबायोटिक्स खाई, एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से क्या हुआ कि आपके गुड बैक्टीरियाज भी खत्म हो गए और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका डिफेंस सिस्टम इस वक्त वीक है। तो जिस वक्त में आप एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं उस वक्त में आपका डिफेंस सिस्टम बहुत वीक होता है, वो उस वक्त में क्या कर रहा है, वो आपके हर किस्म के बैक्टीरियाज को किल कर रहा है, अच्छे बुरे दोनों। लेकिन उसके साथ साथ आपको दही खाने की बहुत ज़रूरत होती है, या अगर आप दही खाने की पोजीशन में नहीं हैं, आपको कोई गले का इन्फेक्शन हो गया या ऐसा कोई हो गया जिसकी वजह से दही नुकसान कर रहा है, तो आप जो है वो प्रोबायोटिक का साशे लेते हैं। तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद जो है वो लैक्टोबैसिलस या प्रोबायोटिक्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो गुड बैक्टीरियाज हैं, वो इंट्रोड्यूस कराना, और जब वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर तो इसका मतलब ये है कि अब आपका डिफेंस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो गया। तो जब हम बात करते हैं इम्यून बूस्टर फूड्स की, तो उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त फूड जो है वो आपका कौन है? फर्मेंटेड मिल्क, यानी कि योगर्ट जो है वो आपका बेस्ट इम्यून बूस्टर फूड कहलाता है, और ये बच्चे बड़े सबको खाना चाहिए। अगर आप दूध हजम नहीं कर सकते, दूध कंज्यूम नहीं करना चाहते या आपका दिल नहीं चाहता, तो जरूरी नहीं है कि आप दूध के ही पीछे भागें, आप योगर्ट ले लें, आप योगर्ट कंज्यूम करें। दैट इज मच मोर बेनिफिशियल देन मिल्क, क्योंकि मिल्क की एब्जॉर्प्शन का एक टाइम होता है, एक एज होती है जिसमें मिल्क एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद मिल्क की एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो उस वक्त में आपको योगर्ट लेना चाहिए जो कि प्रोबायोटिक तो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक क्वेश्चन है चैट में, मैं पढ़ के फिर आपको आंसर भी कर देती हूँ। बट मैम घर में जो बनता है वो कर्ड बनता है, और जो प्रोसेस फर्मेंटेड होके आते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड योगर्ट। नहीं, देखिए वो जो कर्ड आप बात कर रहे हैं, बेसिकली कर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? यास्मीन। कर्ड जो है वो बेसिकली दो तरह से कर्ड की टर्म इस्तेमाल होती है, कर्ड चीज में भी कहते हैं और कर्ड योगर्ट में भी कहते हैं। योगर्ट जो है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, और वो फर्मेंटेशन जो है वो आप आराम से घर में भी करवा सकते हैं, और वो फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होती है। यानी कि आप दही का एक चम्मच लेते हैं और वो चम्मच लेके आप दूध में शामिल करते हैं, तो आपने लैक्टोबैसिलस जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया दूध के अंदर। उसके बाद वो आप उसको छोड़ते हैं और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। दैट इज बेसिकली द फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट की क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? देखिए योगर्ट जो है वो एक मील में आपको 5 से 6 चमचे टेबल स्पून जो है वो आपको अलाउ। हमारा जो प्लेटर है, जो हमारा प्लेटर एक मील का बनता है, उसके अंदर फूड ग्रुप्स के सारे ग्रुप्स होने चाहिए, सारे ग्रुप से हर फूड होना चाहिए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हर प्लेटर के अंदर हर ग्रुप से एक एक फूड आपका मौजूद होना चाहिए, तब जाके आपके न्यूट्रिएंट जो पूरे होते हैं। अब इम्यून बूस्टर फूड के अंदर हमने ये वाली बात करी कि जो है वो आपका एक योगर्ट आ गया। ठीक है, दूसरी चीज जो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली जो है वो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है,
तो एंटीऑक्सीडेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन ना हो, सेल्स की ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके मेजरली फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। आपके अंगूर है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अभी तरबूज आया हुआ था, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है। इवन के मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, तो हमारा जितना भी फूड है उसका कोई एक हिस्सा भी बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। यानी मैंने आपसे कहा तरबूज के छिलके, तरबूज के अंदर का गूदा, तरबूज के बीज, ये तमाम चीजें अलग अलग प्रॉपर्टीज रखती हैं। इन तमाम चीजों का अलग अलग फायदा है। केला, केले का छिलका, ये दोनों चीजें बहुत बेनिफिशियल हैं। खीरा, खीरे का छिलका, तोरई, तोरई का छिलका, तोरई के बीज, तोरई का गूदा, कोई चीज ऐसी नहीं है। इवन के मैं आपको आम की एग्जांपल दूं, जो आजकल आम आ रहे हैं, उन आमों के अंदर जो गुठली है, हम वो फेंक देते हैं ना, उन आमों के अंदर जो गुठली है, उस गुठली के अंदर जो बीज है, दैट इज प्योर स्टार्च। और आपको स्टार्च का आइडिया है बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज प्योर स्टार्च, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसका अपना फायदा है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, हमने एक रिसर्च करी और हमने वो रिसर्च पब्लिश भी करी कि मैंगो सीड के अंदर जो स्टार्च है, जो गुठली है, उससे हमने बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स डेवलप करी। बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स का मतलब ये है कि हम प्लास्टिक को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लास्टिक को रिप्लेस करके हम एक ऐसी पैकेजिंग फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसको हम, जो डिग्रेड हो जाए आसानी से, जो मट्टी के अंदर मिलके ही फर्टिलाइजर बन जाए, जिसको हम खा सकें। तो हमने वो बना लिए। उस बीज के अंदर मौजूद स्टार्च से हमने बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स बनाई हैं, और वो फिल्म्स हम खा भी सकते हैं और उसके अंदर हम चीजों को पैक भी कर सकते हैं। तो जो है वो कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर चीज का अपना एक जो है वो फायदा है। हर चीज का, हर बीज के अंदर लीमू होता है, लीमू, उसके जो बीज होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के काम आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं है। दूसरी चीज ये कि चीजों के स्किन खानी चाहिए। पोटैटो को अगर आप विदाउट स्किन पकाएंगे तो उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। स्किन के साथ लेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। ठीक है, खीरा आप लेते हैं तो बगैर छिलकों का खीरा नहीं खाएं, छिलके के साथ खाएं, ज्यादा फाइबर मिलेगा आपको उससे। ठीक है, इसी तरीके से सब्जियां काट के ना धोएं, सब्जियां काटने से पहले धोएं, ताकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आप खो ना दें। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो बह जाएंगे पानी के अंदर जब आप उनको काट के धोएंगे। तो इम्यून बूस्टर फूड, हम किसी एक पर्टिकुलर फूड को कभी भी नहीं कह सकते। मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला फूड इम्यून बूस्टर है, ये वाला फूड इम्यून बूस्टर है, ये वाला फूड इम्यून बूस्टर है, नो। तमाम फूड जो हैं उनके अंदर मौजूद हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक हो और हम फूड पिरामिड, स्पेशली माय पिरामिड को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स सही नहीं होंगी सॉरी, डाइटरी हैबिट्स आपकी सही नहीं होंगी तो आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। चाहे आप कितना ही कैल्शियम लेना शुरू कर दें उस वक्त में, बीमारी की सिचुएशन में, चाहे आप कोई भी न्यूट्रिएंट जो है, कोई भी मल्टीविटामिन खाना शुरू कर दें, इतनी जल्दी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करने से ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं हम कह सकते, कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिए कि तमाम फूड, हर एक फूड के अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट है, हर एक फूड के अंदर जो है वो विटामिन है। लेकिन हम किसी भी फूड की क्लासिफिकेशन करते हैं किस तरीके से कि ये जो है स्टार्ची फूड है,
इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, तो जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है वो प्रोटीन कैटेगरी में चले जाते हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में चले जाते हैं, जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है वो फैट की कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन हर फूड के अंदर तकरीबन हर तरह का विटामिन और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे होती है कि उस फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। फूड पिरामिड को फॉलो कीजिए, माय पिरामिड को फॉलो कीजिए और डाइटरी हैबिट्स को अपने ठीक कीजिए, तो आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतनी ही चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये कवर होने वाला नहीं है, लेकिन मैं चाहती ही हूँ कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करें, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा ये सेशन इंटरैक्टिव भी होगा और आपकी लर्निंग भी होगी। तो मेरे ख्याल में मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि क्वेश्चंस के लिए ओपन कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कोई उनके मिथ्स हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर हो सके। Okay, ma'am. Thank you. You can open your mic and ask if you have any question. मैम समटाइम हम योगर्ट यूज करते हैं तो उसके बाद हम बेली क्रैम्प्स या ब्लोटिंग फील करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, योगर्ट जो है ना उसको खाने का एक वक्त है। अगर आप रात के वक्त योगर्ट लेंगे तो योगर्ट जो है वो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, और जहाँ कहीं भी एसिडिटी प्रोड्यूस करने की बात आती है वहाँ पे ब्लोटिंग की बात आती है। तो योगर्ट को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम जो है वो ब्रेकफास्ट है। कोशिश कीजिए कि योगर्ट को आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करें, क्योंकि उसके बाद हमारा एक्टिविटी लेवल काफी हाई होता है, पूरा दिन हमारे पास एक्टिविटी होती है। रात को अगर आप कंज्यूम करेंगे योगर्ट तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है एसिडिटी की वजह से, और जिनको एसिडिटी का इशू होता है वो तो मुकम्मल तौर पर परहेज करें रात को खाने। यस मैम आपने अभी कहा है कि हम लोग लेमन सीड्स को कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा कि किस तरह हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट में? उसका तरीका ये है कि आप लेमन जूस जब पी रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 बीज डालें, और 2 बीज अगर आप क्रश करके डाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जरा से क्रश करके आप उसको बीज को डाल लें, और उसके बाद आप उसको उस जूस को जो है वो पी लें, और उनको उन सीड्स, जो क्रश सीड होगा वो आपके पेट में चला जाए। यस मैम, एक क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स कितना योगर्ट ले सकते हैं? देखिए, आर्थराइटिस के पेशेंट जो है वो बिल्कुल योगर्ट बहुत आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस जो है वो खुद हड्डियों की बीमारी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि योगर्ट जो है वो एक मील के अंदर 5 से 6 टेबल स्पून अलाउड है एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट जो है वो इस बात का ख्याल रखें कि एसिडिटी से उनको बचना होता है, तो वो अपने मील के अंदर दही का इस्तेमाल जो है वो ब्रेकफास्ट में रखें, और 5 से 6 चमचे दही के कंज्यूम कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन रात को थोड़ा अवॉइड करें दही लेना, ब्रेकफास्ट में दही कंज्यूम करें ऐसे पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम मैम, कुछ बच्चे होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज को सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे ग्लैक्टोसीमिया हो गया या ऑर्गेनिक एसिडीमिया, जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम रखते हैं ताकि वेस्ट मटेरियल कम बने। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई रेमेडी होगी ना, कि ताकि उनके जो डेफिशिएंसी आ रही है वो भी कवर अप हो जाए और वो बाकी फूड सोर्स मैक्सिमम कंज्यूम कर सके? देखिए, ये कहलाती है लैक्टोज इंटॉलरेंसी। लैक्टोज इंटॉलरेंसी का मतलब ये होता है कि मिल्क के अंदर एक शुगर मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज बेसिकली ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 शुगर से मिलके बनती है, ठीक है। अब ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंसी है ये बेसिकली लैक्टोज की वजह से नॉर्मली होती है, ठीक है। ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जो हैं वो लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको जो है वो दूध हजम नहीं। तो बड़ों के लिए तो ये तजवीज़ है कि आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, और छोटों के लिए नॉर्मली ये किया जाता है कि उनके दूध के अंदर लैक्टेज एंजाइम डाला जाता है। लैक्टेज एंजाइम की वजह से क्या होता है कि लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद वो हजम बेहतर तरीके से हो सकता है।
लेकिन अगर उन्हें गैलेक्टोज से भी इशू है तो फिर मिल्क का सब्स्टिट्यूट देखना पड़ता है कि आप मिल्क के अलावा कुछ सब्स्टिट्यूट जो है वो उनको प्रोवाइड करें। ऐसे बच्चे नॉर्मली उनको सोया मिल्क पर रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो कंप्लीट प्रोटीन्स है वो, और ज्यादातर वो बच्चे सोया मिल्क के ऊपर ही जो है वो रिलाई करते हैं। और बाकी ये है कि अगर वो इतने बड़े हैं तो उनको लैक्टेज एंजाइम जो है वो डाल के दिया जाता है ताकि लैक्टोज शुगर पहले ही ब्रेक हो जाए। मैम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आप इम्यून बूस्टर फूड बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के पेशेंट्स के लिए हूँ। मैं उस वक्त तक कोई फूड आपको सजेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि मेरे पास पेशेंट की फुल डिटेल्स ना हो, उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसकी डाइटरी हैबिट्स, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद ही कोई भी चीज़ रिकमेंड की जा सकती है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो इन जनरल जो है वो आप उनको एंटीऑक्सीडेंट वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उन पे आपको फोकस होना पड़ेगा इम्यून बूस्टिंग के हवाले से। लेकिन अगेन वही वाली बात कि जब तक आपके पास पूरी हिस्ट्री ना हो, पूरी डिटेल ना हो, क्योंकि समटाइम पेशेंट्स के साथ मल्टी डिजीज का इशू होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो इस हवाले से मैं आपको सिर्फ जनरली बता सकती हूँ और पर्टिकुलरली नहीं बता सकूंगी। ओके मैम। फूड पिरामिड को फॉलो कीजिए, सब खुद ही डेवलप हो जाएगा आपका। मैम डायबिटिक पेशेंट्स यूज कर सकते हैं योगर्ट? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट कैन ईट ईच एंड एवरीथिंग बट इन पोर्शन कंट्रोल। अगेन डायबिटिक पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली एक बीमारी भी है, लेकिन अगर डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर लें तो डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है। आप योगर्ट, डायबिटिक पेशेंट योगर्ट खा सकता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को अपने पोर्शन कंट्रोल करने पड़ते हैं। डायबिटिक पेशेंट को अपना शुगर लेवल मॉनिटर करना पड़ता है कि उसने इस मील के अंदर कितना शुगर इंटेक किया है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स का जो है वो वर्कशॉप अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको एजुकेट किया जाता है फूड पोर्शंस के हिसाब से। जब उनको एजुकेट किया जाता है तो वो अपने फूड के पोर्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल योगर्ट भी खा सकते हैं, मैंगो भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन डिफाइन होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपने जिस तरह भी बताया कि जिस तरह कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का इश्यू होता है तो वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक नहीं कर सकते, तो उनके लिए जिस तरह आपने कहा कि हम लोग ये जो है एंजाइम टैबलेट्स होती हैं, लैक्टेज टैबलेट्स, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? उनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि वो दूध में डाल के रख दिए जाते हैं और जो है वो दूध को बहुत लाइट वार्म किया जाता है और बहुत हल्का सा उसके अंदर आप एंजाइम डालते हैं तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है। अगर आप दूध को ज़्यादा गर्म कर देंगे और उसके ड्रॉप्स डालेंगे तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका प्रोसेस रुक जाएगा। अगर आपने ज़रा सा भी तेज़ गर्म कर लिया दूध को तो हल्का सा दूध गर्म होता है, बिल्कुल लाइट, जिसके अंदर जैसे आपका वार्म जिसको कहते हैं, वार्म करते हैं और उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम जो है उसके ड्रॉप्स डाले जाते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है दूध को। वो जब अच्छे तरीके से अपना काम कर लेगा वो एंजाइम, तो उसके बाद वो आप दूध पी सकते हैं। और मैम कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह ये चीज होता है वो ज्यादा नहीं अच्छा, मतलब हमारी हेल्थ के लिए, कि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, मतलब तो उसमें, लेकिन ये कि जिस तरह हम लोग होममेड चीज बना रहे होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना, क्योंकि हम उसको एक प्रॉपर मॉडरेट अमाउंट में यूज करेंगे। होस्ट अगर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें, थोड़ा डिस्टॉर्शन की वजह से मुझे समझ नहीं आया। Sabiha, can you repeat the question? यस मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि मेजोरिटी सुनने में मेरी सराउंडिंग में ये आया है, मैंने सुना उन लोगों से कि वो कहते हैं कि चीज जो है ज्यादा अच्छा नहीं है बॉडी के लिए तो उसका इंटेक मत करो। लेकिन जिस तरह हम होममेड चीज जो हम घर मतलब बना रहे होते हैं, होममेड है, तो उसका अगर हम उसको मॉडरेट अमाउंट में यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो जिस तरह हम अब बाजार से लेकर चीज यूज कर रहे होते हैं, प्रोसेस्ड होता है, तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे? देखिए, चीज की बहुत वैरायटी है मार्केट के अंदर। चीज जो है वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको कंट्रोल करके खाएं।
चीज़ के अंदर अगर ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो आप उसकी पोर्शन आपको बहुत कम लेना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके अंदर ऑयल कंटेंट नहीं है तो आप उसको बगैर किसी फिक्र के ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ तो वही है जो आप घर में बनाते हैं। लेकिन आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस चीज़ में भी कौन सा चीज़ खरीद रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगेन वही वाली बात कि वो चीज़ बन कैसे रहा है, क्योंकि अब तो चीज़ बहुत जाली तरीक़ों से ही बनने लग गए हैं, इसी वजह से चीज़ मार्केट में सस्ता भी हो गया है लोकली। तो चीज़ बन कैसा रहा है, और हर चीज़ से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने घर में अपना चीज़ प्रिपेयर करें और वो खाएँ, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अंदर केसिंग की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके मैम, थैंक यू। मैम, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मल्टीविटामिन्स का यूज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? मल्टीविटामिन्स का यूज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी है और नहीं भी। आफ्टर 35 डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर मल्टीविटामिन्स ना लीजिए, इस वजह से कि पहले आपके टेस्ट होना ज़रूरी है कि आपके अंदर कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद हमें वो पर्टिकुलर मल्टीविटामिन सेलेक्ट करना पड़ता है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अपनी मर्जी से कभी भी मल्टीविटामिन्स नहीं लेने चाहिए जब तक कि आपको यही नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट कौन सा कम है। और 35 से पहले तो मल्टीविटामिन लेने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक है और आप अपनी डाइटरी हैबिट सही कर सकते हैं तो बेहतर तरीका तो ये है कि आप फूड से जो है वो विटामिन्स या मिनरल्स को लें। ओके मैम, एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लो बर्थ वेट जो चाइल्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो इसकी वजह से उनको कौन सी ऐसी फूड्स का इंटेक ज़्यादा करवाना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करे? वेल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इस वक्त बर्निंग इशू है और हमेशा से ही है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया पेंडेमिक के बाद। देखिए, मेल न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी वजूहात हैं। माँ अगर सेहतमंद नहीं होगी तो बच्चा भी सेहतमंद नहीं होगा। और लो बर्थ वेट का मसला ही ये है कि माँ जो है वो उसको ग़िज़ा सही से नहीं पहुँच रही। दूसरी बात ये है कि एक्सेस फूड सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। जब उसके पास उस माँ के पास पैसे ही नहीं होंगे खाने के लिए तो वो अपनी उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से पूरा करेगी। तो अगर जो है वो एक्सेस है उसको फूड का, तो मेरे ख्याल में उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अगर अवेयरनेस मिल जाए कि शुरू की प्रेगनेंसी में जो है वो आपको फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके बगैर जो है वो बच्चा वीक हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें अवेयरनेस वाली हैं कि जिसके अंदर आपको ये पता हो, एक माँ को पता हो कि उसको अर्ली प्रेगनेंसीज में क्या-क्या चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए। तो ऐसी माँओं को कैल्शियम और आयरन, फॉलिक एसिड, ये 3 चीज़ें जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे की स्कल डेवलपमेंट, बच्चे की बोन्स, ये तमाम चीज़ें, आयरन लेवल, आपका आयरन लेवल जो है मेंटेन होना चाहिए, माँ एनीमिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 मेन हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, कैल्शियम। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अर्ली प्रेगनेंसीज़ में। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरी है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं प्रॉपर्ली तो मेल न्यूट्रिशन का इशू जो है वो नहीं आएगा। मैम, जैसे होता है कि जो मदर्स होती हैं वो आफ्टर 6 मंथ जबकि मेयरली ब्रेस्ट फीडिंग से वो सेमी सॉलिड फूड पे, कंटेम्परेरी फूड पे शिफ्ट होता है, तो वो वीनिंग स्टार्ट नहीं करती, जिसकी वजह से आफ्टर 1 ईयर और 8 मंथ जब वो बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया तो वो इस एबल नहीं होता कि वो उसको ऑब्जॉर्ब कर सके, वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में बच्चे को कैसे फूड इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो उसको ऑब्जॉर्ब करना शुरू करे, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करे, एटलीस्ट वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना शुरू करे, फौरन से वॉमिटिंग ना करे। देखिए, इसका जो है ना वो एक जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि हम बच्चे की पहली जो ग़िज़ा होती है ना उसमें ही उसको ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं। इस बात को याद रखिए कि छोटे बच्चे को जब कोई भी खाना इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फॉर इंस्टेंस आपने उसको एग योक इंट्रोड्यूस कराई,
तो आप उसको एग योक थोड़ी सी उसके मुंह में रख के और अगले दिन चेक करें कि उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा उससे, उसको वो चीज हजम तो हो रही है। उसके बाद फिर आप उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें और एक एक चमचे से इंट्रोड्यूस कराते हैं इन चीजों को। कभी भी ये कोशिश नहीं कीजिए कि आप अपने बच्चे को एक बोल छोटा सा भर के खिला रहे हैं। वो बच्चा, उसका स्टमक बहुत छोटा है अभी और उस स्टमक के अंदर ज्यादा क्वांटिटी दूध की होती है, तो उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस जब आप कराएं जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। हमें उसकी क्वांटिटी को पढ़ना और सुनना और देखना बहुत जरूरी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आप छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाएं। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक ही वक्त में खिला दें। तो उनको जो है उनके ब्रेकअप्स होने चाहिए छोटे बच्चों के खाने के। आपने एक चमचा खिलाया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरा चमचा खिला दिया। तो बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं जिनका जस्ट जो है वो अभी शुरू ही हुआ है उनका वीनिंग पीरियड, तो उसमें आपको जो फूड आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। जब आप बच्चे को ओवर भर देते हैं ना, जब वो ज्यादा बच्चा भर जाता है तो वो वॉमिट करता है फिर उसके बाद। तो क्वांटिटी कम रखें उसके खाने की और आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराएं, तो बच्चा जब हजम करेगा तो उसके बाद वो वॉमिट नहीं करेगा। मैम, जैसे कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका हमें इनटेक करना चाहिए और कौन सी ऐसी फूड्स हैं मतलब जो हमें नहीं? देखिए ये तो बहुत वादे सी बात है कि हमें वो तमाम फूड जिसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, जिसकी कंजम्पशन कोरोना पेंडेमिक के दरमियान में बढ़ गई है, जो लोग डिलीवरी घर पे कर रहे हैं, तो इन फूड से एहतियात करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है वो अच्छी ग़िज़ा खाएँ, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसका टेस्ट भी ख़राब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि जितना आपका एक्टिविटी लेवल है, आप उस हिसाब से चीज़ों को कंज्यूम करें। आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा नहीं है लेकिन आप फैट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी कैलोरीज खुद ही बढ़ा रहे हैं। तो फ्रूट्स का एहतमाम ज़्यादा कीजिए और फ्रूट्स में भी ज़रूरी नहीं है कि आप वही फ्रूट्स खरीदें जो महंगे हों। जो भी अवेलेबल सीजन का फ्रूट है वो आप खा सकते हैं। आम खाइए, आम के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है वो मिनरल्स, वाइटामिन मौजूद है। तो जो फ्रूट सीजन का मौजूद है उस फ्रूट को खाइए। आपसे कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि आप वही महंगे फ्रूट जाके खरीदिए जो जिनकी किल्लत है मार्केट में। हर तरह का फ्रूट खाइए, हर तरह की सब्जी खाइए और जो है वो जो इस तरह के फास्ट फूड्स हैं या बहुत ज़्यादा हाई फैट फूड हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, पिज़्ज़ाज हैं, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए और अपने ग़िज़ा को सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं ज़्यादा। तो ये आपके वजन को भी नहीं बढ़ाएंगे, आपको ओबीस भी नहीं करेंगे और आपको मेंटली और फिजिकली जो है वो आप एक्टिव भी रहेंगे। फूड पिरामिड फॉलो करें। मैम एक क्वेश्चन है कि जो अब हमारी एल्डर एजेस हैं, मतलब यहाँ पे अगर आके आपको इम्यून सिस्टम का इशू हो जाए कि मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, तो हम अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं दोबारा से? हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं फ्रूट्स खाकर, प्रोटीन की इंटेक बढ़ाकर। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है उन तमाम चीज़ों को लेकर जिनके अंदर प्रॉपर वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें खाकर हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके अंदर विटामिन सी जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है कि ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा हो वो आपको ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है और वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं विटामिन सी वाले खास तौर पे, उनका इंटेक जो है वो आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात कि बीमारी से उठने के बाद आपको थोड़ा वक्त लगता है अपने इम्यून सिस्टम को दोबारा डेवलप करने में, और उसमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल और प्रोटीन, इसका इस्तेमाल जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। शुगर की क्वांटिटी आपकी लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको कार्ब्स लेने भी हैं तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, यानी अगर आप गाजर का जूस पी रहे हैं तो आप गाजर का जूस निकाल के मत पीजिए, आप गाजर खाइए। आप कीनू ले रहे हैं तो आप कीनू को एक जूस मत निकालिए, कीनू पूरा खाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। टोमेटोज खाइए, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। मैम, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कैन वी टेक आयरन अलोंग कैल्शियम? नो, कैल्शियम और आयरन साथ नहीं लिए जा सकते, क्योंकि वो कैल्शियम सॉल्ट डेवलप कर देते हैं और कैल्शियम सॉल्ट जब फाइटेट बनते हैं उसके बाद वो आपकी
बॉडी के अंदर स्टोन्स डेवलप होते हैं। कैल्शियम कभी भी आयरन के साथ डिपेंड नहीं किया जाता। Ma'am, meeting is going to be over. So I'm very thankful to all, especially Dr. Lal. ओके जी, थैंक यू। Okay, thank you so much, ma'am, for joining us. Allah Hafiz. हाँ।